Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the line bonding mechanism in detail. In this lecture, first of all, we will discuss about the homogeneous line bonding. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द लाइन बॉन्डिंग। ये हम स्टार्ट करते हैं एटम के स्ट्रक्चर से, जो कि हम स्टार्ट में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसी एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन पहले एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव कर रहे थे, तो ये अपने ऑर्बिट्स को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। मीन कि हम बात करते हैं ये अपनी एनर्जी स्टेट को छोड़कर दूसरी एनर्जी स्टेट्स में जाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक एनर्जी स्टेट E1 है विच इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट, और एक दूसरी स्टेट है जिसको हम एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। ये हमारे पास होगी एक्साइटेड स्टेट, और इसको हमने नाम दे दिया E2 स्टेट का। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की तरफ, ऊपर वाली स्टेट पे चले गए, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद ये ऊपर वाली स्टेट पे चले गए। यहाँ से फिर उन्होंने अपना लाइफ टाइम स्पेंड करना है ऑलमोस्ट 10 रेज़ पर 8 सेकंड। यहाँ पे स्टे करने के बाद ये दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट की तरफ आना शुरू कर देते। अब यहाँ पर इन्होंने एनर्जी के कुछ फोटॉन्स एमिट करने हैं, ऐसे फोटॉन एमिट करने जिनकी एनर्जी E इज़ इक्वल टू H न्यू के इक्वल होगी। मीन कि ये वही वाली एनर्जी है जो कि इन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अब्ज़ॉर्ब की थी। ये दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। ये वो एनर्जी फोटोन वो एनर्जी एमिट करेगा जो कि इसने ऑलरेडी यहाँ से अब्ज़ॉर्ब की थी। तो अगर हम बात करें इनकी एक्सट्रीम्स की, कि फ़ोटोन यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं जो कि अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से एमिट हुए। इन्होंने एक स्पेक्ट्रम बना दिया, एक पैटर्न बना दिया। अब इनके स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब इसी लाइन स्पेक्ट्रम को हम यूज़ करते हुए आगे हम लाइन बॉन्डिंग की बात करेंगे। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहे हैं, इनकी एक अपनी ख़ास फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू से प्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह कुछ इनकी अपनी ज़ाहिर इन्होंने एक वेव नेचर भी रखते हैं, तो इन्होंने अपनी एक वेव लेंथ भी बनानी होती है। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंजेस को या फिर वेव लेंथ को हम स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड करने की वजह से जो फिनोमेना हमारे पास हो गए, इनकी स्प्रेडिंग को हम बोलते हैं लाइन बॉन्डिंग। तो लाइन बॉन्डिंग को सीखने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक लाइन शेप देखनी, लाइन शेप क्या होती है। इसके अलावा हमने इनकी एक कर्व बनानी है, और इसको हमने एक इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का दोनों आपस में जब हम ग्राफ बनाएंगे, एक तो हमने इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है वेवलेंथ के साथ, और दूसरा हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो तब हमें ये काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। तो चलें हम सबसे पहले लाइन शेप्स देखते हैं। तो लाइन शेप क्या चीज़ होती है? लाइन शेप बेसिकली एक फिनोमेना ही है जो कि थ्रेड शोर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशंस को बयान करता है, और इसके अलावा ये हमें एक कर्व की इंफॉर्मेशन भी देता है जो कि हम बना रहे होते हैं जब हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ, या फिर अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाते, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हमें लाइन शेप बयान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये फंक्शन है जिसको हमने जी से प्रेजेंट किया, और इसकी रेंजेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसके अलावा इस फंक्शन को हम फ्रीक्वेंसी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो फोटोन हमारे पास एमिट हुए थे उनकी एनर्जी को हमने E इज़ इक्वल टू H न्यू के नाम से इसको प्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ, तो ये हमारे पास सेंटर वेवलेंथ हो जाएगी सेंटर के ऊपर, और ये ग्राफ हमारे पास बिहेव कर रहा होगा V2 V0 तक, यानी कि ये वेवलेंथ से। तो ये ग्राफ लैम्डा से लैम्डा नॉट तक लाई करेगा। इसी तरह अगर हम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी वाई एक्सिस के ऊपर हमने रख ली, और इसके अलावा हमने
फ्रीक्वेंसी को रख दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस के ऊपर रख दिया। अब ये हमारे पास लॉरेंस सरफेस है, लॉरेंस सरफेस है, और इसके अलावा ये हमारे पास गाशियन सरफेस तो खैर हम नहीं यूज़ करेंगे, वो तो हम फ्लक्स में बात करते हैं। तो ये हमारे पास लॉरेंस सरफेस या लॉरेंस ग्राफ है जो कि लॉरेंस की तरफ से दिया गया था एक साइंटिस्ट से। तो ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब देखें कि ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 है देन इट विल बी एट द सेंटर। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो वो कितना चेंज है, वो ये डी ओमेगा, और इसके अलावा यहाँ पे कम हो रही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही, मीन के फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है। अच्छा, ये याद रखें कि ये वाला चेंज बहुत ही कम है, एक स्लाइटली माइनर सा चेंज है जो कि फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, और इसकी रेंज कितनी है, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा तक, ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस डी ओमेगा तक ये रेंज आती है, और इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कितनी, वो हमारे पास ओमेगा नॉट है। तो अगर तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि 1 के इक्वल भी हो सकती है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डी ओमेगा इज़ शोइंग चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, दीज फोटॉन्स कम इनटू द कॉन्टैक्ट ड्यू टू द interactions of the electrons from higher energy state to lower energy state, and the frequency varying between minus d omega to plus d omega, and this is the central frequency and this is the change in this frequency। जिस तरह कि हमने पहले ज़िक्र किया है कि ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मीन ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डी ओमेगा, और इसके अलावा ओमेगा नॉट प्लस डी ओमेगा के दरमियान में लाई करेगा। अब ये हमारे पास एक कह लें कि ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, और ये हमें एक प्रोबेबिलिटी भी देती है, ये हमें एक नया कॉन्सेप्ट देती है। पहली तो बात ये कही है, हमने कहते हैं कि लेज़र एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रखती है, मोनोक्रोमेटिक फिनोमेना रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक आइडियल केस है। ये एक आइडियल केस है जब हम कहते हैं कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, लेकिन उसमें किसी न किसी में, बल्कि उसमें लॉसेस भी आते हैं, इसके अलावा वो डिफ्रैक्ट भी करती है। तो ये मोनोक्रोमेटिक होती है, लेकिन इसकी कह लें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी मौजूद होती हैं। अब जब हमें कोई भी लेज़र लाइट देखने को मिलती है, मीन के अगर तो वो एक सिंगल बीम है, या अगर कह लें कि उसके अंदर किसी न किस्म के लॉसेस हैं, या उसमें थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन भी है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, वो हमें क्लियरली एक स्पॉट के ऊपर एक स्पॉट की मानद नहीं नज़र आ रही, तो अगर हम उसको बयान करना चाहें तो ये एक थिन बीम, एक बिल्कुल एक सिंगल बीम हमें कैसे मिलती है, ये डिफरेंट फोटॉन्स के कम्बिनेशन से हमें मिलती है, डिफरेंट फोटॉन के कम्बिनेशन से हमें मिलती। अब डिफरेंट फोटॉन्स कैसे आ रहे हैं, हमने ये कहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आता है तो एक फोटॉन अमिट कर देता है, इसी तरह अगर 2 आते हैं तो फिर वो 2 अमिट कर देते हैं, 3 आते हैं तो 3 आते हैं। अब इनकी आपस में इंट्रैक्शन होनी, जब इनकी इंट्रैक्शन होगी तो ये सिंगल बीम की मानद हमें मिल जाएगा। अब देखें कि हमने ये बात की है कि जो फोटॉन अमिट हो रहे हैं उनकी एक अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, स्पेसिफिक उनकी वेवलेंथ है। अब देखें कि अगर वेवलेंथ में हमने ऑलरेडी ये चेंज भी देखा है फ्रीक्वेंसी में कि थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी आ जाता है, तो अगर हमारे पास इसी चेंज की बेस के ऊपर हम इसको सेपरेट करते हैं कि यानी कि हम इसको होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस में प्रेजेंट करते हैं इसी चेंज की बेस के ऊपर, अगर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एवरीथिंग सेम है, यानी कि फेज़ सेम है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि दैट इज़ होमोजीनियस। और अगर हमारे पास फेज़ वगैरह चेंज सेम नहीं है तो फिर हम उसको इनहोमोजीनियस का नाम दे देते। तो यहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस के कुछ लिखा हुआ टाइप्स हैं कि होमोजीनियस बॉर्डनिंग मैकेनिज़्म, सम बॉर्डनिंग मैकेनिज़्म रीजनेबल ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स, एक्टिव मीडियम इक्वली एवरी, यानी कि बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेवलेंथ ये है, दूसरी वेवलेंथ ये है, तीसरी वेवलेंथ ये है,
अब ये तीनों वेवलेंथ्स की अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज़ होमोजीनियस, और अगर ये सेम नहीं है तो फिर ये होमोजीनियस नहीं होगी। अब होमोजीनियस और इन होमोजीनियस की हम आगे डिफरेंट 3 टाइप्स देखते हैं। एक तो हम इसमें सॉलिड में रहकर बात करेंगे, और इसके अलावा एक हम इसकी स्पॉन्टेनियस मिशन के थ्रू बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉलिड्स में। सॉलिड में क्या होगा, फर्स्ट होमोजीनियस लाइन बॉन्डिंग मैकेनिज्म वी कंसीडर्ड इट इज ड्यू टू द कोलियंस। तो ये कोलियन की वजह से होगा, और इसके अलावा दूसरा होगा स्पॉन्टेनियस मिशन की वजह से। अगर तो ये कोलियन की वजह से है तो ये ज़ाहिर है ये सॉलिड में होगा, तो सॉलिड में चूँकि कोलियन होना है। इसके अलावा अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो दैट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये सॉलिड्स में कैसे होता है। ये ड्यू टू द कोलिजन होता है। कोलिजन कहाँ पे हो रही है, ये ड्यू टू द एटम्स विद अदर एटम्स, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर विद इन द वॉल ऑफ कंटेनर इन द गैस। तो ये गैस में के अंदर it is called collision bonding. The collision bonding it is due to the collision of an atom. एटम की collision हो रही किसके साथ, दूसरे एटम्स के साथ, आयंस के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या फिर वॉल ऑफ कंटेनर्स के साथ भी हो रही है। इसके अलावा द collision bonding is due to the interactions of the atom. एटम की इंट्रैक्शन, पहले हमने गैस की बात की है, फिर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो ये इंट्रैक्शंस की वजह से भी हो रही है विद द लेटेस्ट फिनॉन इन द सॉलिड। तो सॉलिड के दरमियान एटम्स की आपस में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन की वजह से कोलिजन हो रही है, कोलिजन की वजह से ये फिर हमारे पास फिनोमेना हो रहा होता है लाइन बॉन्डिंग का। तो दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये कहा है कि एक स्टेट, ये एक स्टेट है E1, एक स्टेट E2 है। ये E1 स्टेट इज़ अ ग्राउंड स्टेट, E2 इज़ एन एक्साइटेड स्टेट। तो एटम को जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर E2 स्टेट के ऊपर चले गए, E2 स्टेट से फिर ये E1 स्टेट की तरफ आ गए। तो ये वाला जो फिनोमेना ये खुद ब खुद ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने अपना टाइम पीरियड 10⁻⁸ गुजारने के बाद ये ग्राउंड स्टेट पे आ गए। ग्राउंड स्टेट पे आने की वजह से इन्होंने अपना फोटॉन्स एमिट किए, वही एनर्जी के जो कि उन्होंने यहाँ से अब्जॉर्ब की थी। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन होनी है, और ये कुदरती फिनोमेना है, ये नेचुरल है, ये इंट्रिंसिक है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये खुद ब खुद ही प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक फिनोमेना है। अ सेकंड होमोजेनियस लाइन बॉन्डिंग मैकेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस एमिशन सिंस दिस emission is an inevitable feature of any transition. The corresponding broadening is called natural or intrinsic. In this case, natural broadening, it is easy as to consider the behavior in the atom of the spectrum of the emitted radiation. तो इस ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके थ्रू हम इजी वे में किसी भी लाइन बॉर्डनिंग के स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं। क्लियर। तो अब देखें कि हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी किस तरह ये बिहेव करती हैं, हमारे पास शार्पनेस कैसे आती है। तो जिस तरह हमने पहले बयान किया है कि आइडियल केस में हम कहते हैं कि दैट इज़ होमोजीनियस। तो एक तो कंट्राडिक्शन यहाँ पर ये आ जाएगी। दूसरी बात हमारे पास ये है कि एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स ने रहना है, पार्टिकल्स ने रहना है, तो वो इन्फिनिट टाइम तक रहते हैं। तो ये एक हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हमने इसको देखना है कि किस तरह ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है। द लेज़र लाइट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी शार्प एंड वेरी नैरो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी की नैरो रेंजेस होती है, और यही हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि लेज़र लाइट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी लेज़र लाइट की, कि ये वेरी शार्प होती हैं और वेरी नैरो होती हैं। यही इसकी कंट्राडिक्शन है, और इसी को हम फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एनर्जी और चेंज का टाइम का प्रोडक्ट है इज़ नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। यहाँ पर हमारे पास एच क्रॉस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, डेल टी टाइम है। और हमें ये पता है कि हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या है, डेल टी, और फ्रीक्वेंसी डेल न्यू है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेसिप्रोकल। अब हमने ये कहा है कि एक्साइटेड स्टेट के ऊपर टाइम पीरियड कितना होता है, 10⁻⁸ के इक्वल होता है। तो अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड किस तरह लाई कर रहा है इसमें। तो देखें टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 10⁻⁷
10⁻⁸ सेकंड। अब अगर हम इसी की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो ये 10⁸ हर्ट्स होगी। अगर हम 4 की बात कर दें -4 की, तो वो ये हमारे पास 10⁻⁴ हर्ट्स हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 8 है। यहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा है, यहाँ पर टाइम पीरियड कम है। अब इसके थ्रू हमने क्या किया, इसके थ्रू हमने लाइन विड्थ देखनी है इसकी। तो लॉन्गर द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशन लाइफ टाइम, यानी कि ये हमारे पास टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट वाला। तो अगर ये वाला एक्साइटेड स्टेट पे टाइम ज़्यादा है तो हम ये कहते हैं कि नैरोअर इज़ इट्स लाइन विड्थ। तो इसकी लाइन विड्थ फिर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा नैरो होगी। और इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम कम है तो फिर ज़ाहिर है ये वाली वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाएगी। सो व्हेन द एटम बिकम एक्साइटेड इट विल स्टे excited only for the durations of the lifetime and return to the ground level emitting the excess number of a photon। तो अगर हमारे पास टाइम पीरियड जो है, तो अगर हमारे पास टाइम पीरियड कम है तो ज़ाहिर है फिर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कम होगी। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि व्हेन द एटम बिकम एक्साइटेड, जब हमने एटम्स को एक्साइट करवा दिया, इट विल स्टे। तो ये स्टे करेगा फिर कितने टाइम के लिए, जितना टाइम इनका लाइफ का टाइम है कि इन्होंने एक्साइटेड स्टेट पे रहना है। फिर उन्होंने वापस आ जाना अपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर और इन्होंने फोटोन को एमिट्स करना है, फोटोन एमिट करेंगे। तो इसी तरह इस टू ओवरकम दिस कंट्राडिक्शन बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड लाइफ टाइम की और अनसर्टेनिटी जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में मौजूद एटम्स के ऊपर आ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए हम करते क्या हैं कि हम एक्साइटेड लेवल लेते हैं और वहाँ पर हम एनर्जी की रेंज लेते हैं, एनर्जी की रेंज देखते हैं और फिर क्या कर देते हैं कि एटम्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एनर्जी लेवल्स के ऊपर, एटम्स को हम एनर्जी लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो द मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज़ द एट द फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास एक फोटोन एमिट हुआ, ये हमारे पास एक बहुत ही नैरो सी एक बीम आ गई, एक ये नैरो ग्राफ बन गया। लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ हुई तो तब हमारे पास ये टर्म बन गई। तो ये तो था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस बॉर्डनिंग। तो इसके बाद हम देखेंगे इनहोमोजीनियस बॉर्डनिंग, जिसमें हमने ये बात करनी है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी या फिर अगर हमारे पास वेवलेंथ आपस में मैच नहीं हो रही तो उस वक्त कौन कौन से फिनोमेना होंगे और किस तरह पॉसिबल होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।